हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो आज हम जुड़े हैं एक नए वीडियो को लेकर, एक नए सेशन में, जो कि है बीआरएफ का। ठीक है, मतलब बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि एमकॉम एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीकॉम के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बीकॉम एस्पिरेंट्स जो हैं, बीकॉम एंट्रेंस के एस्पिरेंट्स, वो इसे रेफ़र ना करें, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एमकॉम के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स से जुड़े बहुत सारे एमसीक्यूज़, अराउंड 80 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम 3 एक्ट्स पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 3 नहीं 4, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है। उसी के एमसीक्यूज़ इसमें कवर किए गए हैं। कुछ एमसीक्यूज़ आपको रिपीटेटिव भी लगेंगे, जिस मतलब हर लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक से जो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं वो इसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसके बाद ही हम लोग साथ साथ ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी करेंगे इस वीडियो के बाद आगे, और फिर इसके बाद हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, सबको हम कवर करेंगे। इसी तरह एमसीक्यूज सॉल्व करके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ बैंक। ठीक है, कि इसमें से ऐसा कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैंक पे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, मतलब बैंक पे अगर नहीं ड्रॉ किया गया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो वो होता है चेक, क्योंकि चेक क्या होता है, किसी बैंकर पे ही ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, चाहे वो एसबीआई हो या पीएनबी हो या बीओबी हो। ठीक है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, चाहे जो भी बैंक हो, किसी बैंकर पे ड्रॉ किया जाता है और जो उसका पेई होता है वो उस चेक को लेके जाता है और बैंकर से ले लेता है। यानी जो ड्रॉई होगा वो हमेशा बैंकर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अ हुंडी इज रिटन इन। ठीक है, हुंडी किस लैंग्वेज में लिखी जाती है? ठीक है, इंग्लिश, संस्कृत, जर्मन, ओरिएंटल लैंग्वेज, दैट इज़ लोकल लैंग्वेज। तो आपको पता है कि ये लोकल लैंग्वेज में लिखी गई होती है, जो वहाँ की क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा होती है, जिसे हम ओरिएंटल या लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं। एक और नाम इसका आता है, देखिए इसको तो पहले हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक और इसका नाम आता है वर्नाकुलर। ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो अगर आपको ऑप्शन में ये लैंग्वेज ना देखने को मिल के वर्नाकुलर देखने को मिलता है तो संस्कृत इंग्लिश मत लिखने लगिएगा, वर्नाकुलर पे टिक करिएगा। जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी उनको पता होगा वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है। ऐसी लैंग्वेज जो कि वहाँ के एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती हो, उसे हम वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं, या जनभाषा, स्थानीय भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर इस नाम से आपको कोई ऑप्शन दिखता है तो वो भी हुंडी के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब इसमें से कुछ बुद्धिमान लोग हमसे ये क्वेश्चन करेंगे कि मैम अगर दोनों ऑप्शन देखने को मिल गए, ओरिएंटल और वर्नाकुलर, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो सबको ग्रेस मार्क्स असाइन किए जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। तो सबको पता है, अगर आपने अच्छे से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा जो चेक होता है वो हमेशा ऑन डिमांड पेबल होता है। ऐसे इसका जो टाइम पीरियड होता है, मतलब ड्रॉ किया जाता है, पहले 6 मंथ्स के लिए था, अभी 3 मंथ्स हो गया है, लेकिन चेक जो है वो पेबल ऑन डिमांड होता है। जबकि प्रोमिसरी नोट, बिल, हुंडी, सबका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है कि 3 मंथ के बाद ही मैच्योर होगा। इन सबका मैच्योरिटी पीरियड होता है। ठीक है, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, अ चेक इज द मैंडेट ऑफ द। ठीक है, चेक किसका मैंडेट होता है? बैंकर। ठीक है, एक चेक को ड्रॉ करने के लिए बीच में बैंकर का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी पर्सन को ऐसे चेक पकड़ा दोगे तो वो बैंकर पे ड्रॉ होना चाहिए, तभी तो वो जाके उसको मतलब क्या कर सकता है, डिस्काउंट करा सकता है, डिस्काउंट नहीं सॉरी मतलब जमा करके उसको अपने कैश को विड्रॉ कर सकता है या अपने अकाउंट में डलवा सकता है। ठीक है, उसमें बैंकर का होना ज़रूरी है। फिर द ड्रॉअर ऑफ अ चेक इज़, तो ड्रॉअर कौन होता है? जो चेक को ड्रॉ करता है वो एक अकाउंट होल्डर होना चाहिए, यानी उसका किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तभी वो चेक को ड्रॉ कर सकता है। अगर उसका किसी बैंक में अकाउंट ही नहीं तो वो चेक को नहीं ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
द पर्सन ऑन होम द चेक इज़ ड्रॉन इज़ नोन एज, ठीक है, जिस पर्सन पे चेक को ड्रॉ किया जाता है वो, उसको हम किस नाम से जानते हैं, बैंकर, क्योंकि इसी के ऊपर चेक ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे ड्रॉई नहीं लगाना है, ड्रॉई का वैसे नाम है भी नहीं, इसीलिए नहीं, क्योंकि बैंकर ही क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉई होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे ड्रॉई लिखा होता तो भी बैंकर ही लगाते, ठीक है। बैंकर पे ही चेक ड्रॉ किया जाता है, हमेशा उसका जो ड्रॉई होगा वो बैंकर ही होगा चेक का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉअर मीन्स अ पर्सन, मतलब ड्रॉअर कौन पर्सन हो सकता है, हु एक्सेप्ट्स द बिल, हु ड्रॉज द बिल, द पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, हु पेज द बिल। तो सबको पता है कि जो बिल ड्रॉ करता है उसी को हम ड्रॉअर कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उसको हम ड्रॉई कहते हैं। द पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, वो भी ड्रॉई होगा, ठीक है, जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है। और जो पे करता है बिल वो भी ड्रॉई ही होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं जो पे करता है। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ये भी आपने पढ़ा होगा जब आप पार्टीज़ टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक उसमें एक और पार्टी होती है जिसका नाम होता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तो वो क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है किसी पर्सन की नीड के केस में, वो सिर्फ बिल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, द पर्सन हु कैन एक्सेप्ट द बिल इन केस ऑफ नीड, मतलब ज़रूरत के समय वो सिर्फ बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी किसी भी तरीके की लाइबिलिटी एक्सेप्टेंस कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द पर्सन प्राइमरीली लाइबल ऑन द बिल, यानी कौन सा पर्सन प्राइमरीली लाइबल होता है बिल पे। तो ड्रॉअर तो जो है वो बिल लिख रहा है तो वो तो लाइबल होगा नहीं, पेई भी नहीं होगा क्योंकि पेई को तो पैसा मिलना है, इंडोर्सी भी नहीं होगा क्योंकि वो बाद में इंडोर्स कर रहा है, ड्रॉई जो है वो प्राइमरीली लाइबल होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द, फिर डैश है यहाँ पे खाली जगह है, ऑफ द प्रॉमिसरी नोट इज़ प्राइमरीली लाइबल, ठीक है। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में तो हमने बोला कि ड्रॉई जो है वो प्राइमरीली लाइबल है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉई नहीं होगा क्योंकि ड्रॉ किसके केस में किया जा रहा है, एक्सेप्टर के केस में किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेकर है, ठीक है, जो मेकर है प्रॉमिसरी नोट का वो लाइबल होगा प्राइमरीली, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अ चेक इज़ ऑलवेज पेबल, ठीक है, चेक किस पे पेबल होता है, ऑन डिमांड। तो ये हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान की पूर्ति है वो ऑन डिमांड यानी ऑप्शन नंबर सी से होगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नंबर ऑफ पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट, देखो जैसे यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है या प्रॉमिसरी नोट होता तो वो हम कहते हैं ऑन ड्यू डेट, ठीक है, ये इस पे पेबल होता है, ठीक है। लेकिन चेक जो है वो हमेशा डिमांड पे पेबल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर ऑफ पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट। देखिए इस पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन अगर आपको उस पूरे ऑप्शंस में 2 दिख जाता है तो पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट 2 ही होगा, यानी एक होगा मेकर और दूसरा होगा पेई, ठीक है, जिसको मिलेगा, या फिर हम उसको कह सकते हैं एक्सेप्टर, ठीक है। तो यही 2 पार्टीज़ होती प्रॉमिसरी नोट की। ऐसे देखा जाए तो 5 पार्टीज़ होती हैं, एक होगा मेकर जिसे हम ड्रॉअर भी कह सकते हैं, दूसरा होगा ड्रॉई, फिर एक होगा होल्डर और एंडोर्सर और एंडोर्सी। अब तो 5 पार्टीज़ हो गई, ठीक है। तो हो सकती हैं, लेकिन जब भी आपको 2 दिख जाए तो उसको 2 ही लगाना है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ पे जब आपको 3 दिखे तो 3 ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। और बहुत जगह आप देखेंगे तो 5 इसमें भी होती है, 5 इसमें भी होती है, लेकिन जब 3 दिखे तो 3 ही लगाना है, जिसमें एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है और एक पेई होता है, ठीक है। पढ़ा होगा आपने 7, 9 बहुत सारा, लेकिन घूम फिर के ड्रॉई ही आपका पेई भी हो सकता है। ऐसे देखा जाए तो एंडोर्सर कौन होगा, पेई ही एंडोर्सर हो सकता है, एंडोर्सी कोई हो सकता है, ठीक है। तो ये सब नहीं देखना है आपको। प्रॉमिसरी नोट के केस में 2 पार्टीज़ लगानी है और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में
3 लगानी है। अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा जब बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टीज टू अ चेक, तो चेक में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर होता है, एक बैंकर होता है, एक पेई होता है, ठीक है। ड्रॉई को बैंकर कह सकते हैं, ठीक है, बैंकर और एक पेई, तो 3 यहाँ पे भी हो गई। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोर्समेंट इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, कि इसमें से कौन सा एंडोर्समेंट जो है वो वैलिड नहीं है। कंडीशनल एंडोर्समेंट, जनरल एंडोर्समेंट, स्पेशल एंडोर्समेंट, पार्शियल एंडोर्समेंट। तो देखिए कंडीशनल जो होता है जिसे हम क्वालिफाइड भी कहते हैं, ये वैलिड होता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं वो सेंस रिकोर्स करके ना, कंडीशन लगा देते हैं कि अब इससे मेरी लाइबिलिटी नहीं है, तो सेंस रिकोर्स जो एंडोर्समेंट होता है वो भी कंडीशनल होता है, तो इससे हम कंडीशनल उसको क्वालिफाइड भी कहते हैं, तो ये वैलिड होता है। जनरल एंडोर्समेंट तो वैलिड होता ही है। स्पेशल एंडोर्समेंट में हम क्या उसमें कुछ लिख देते हैं कि ऑनली या कुछ भी, तो वो भी क्या होता है, वैलिड होता है। लेकिन पार्शियल एंडोर्समेंट जैसे 1000 का प्रोमिसरी नोट है या बिल है, उसमें हम 500 पे करने के लिए कह देते हैं, तो इससे वैलिड नहीं माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखिए सेंस रिकोर्स की भी बात कर रहे थे और इसमें क्वेश्चन भी आ गया। सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट मीन्स क्या होता है, एंडोर्समेंट विद लाइबिलिटी, विदाउट लाइबिलिटी फॉर एनी एक्सपेंस, एंडोर्समेंट इन विच लाइबिलिटी इज कंटिजेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी एंडोर्समेंट विदाउट लाइबिलिटी, मतलब कोई लाइबिलिटी नहीं होगी अगर हम उसको एंडोर्स करते वक्त पीछे सेंस रिकोर्स लिख देते हैं, ठीक है, कि अब हम इस से डिस्चार्ज हो गए, इस इंस्ट्रूमेंट से, इस लाइबिलिटी से, अब मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। जब नेगोशिएशन बैक वाला आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो जब घूम फिर के ए के पास से फिर से बी को गया, सी को गया, डी को गया और फिर से ये बिल जब ए के पास आ जाता है, तो अगर सेंस रिकोर्स लिखा है तो इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, मतलब इन तीनों की अपनी अपनी लाइबिलिटी हो जाएगी। और अगर सेंस रिकोर्स उस पर नहीं लिखा था तो फिर इन बाकी तीनों की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ए ही पूरी तरह लाइबल हो जाएगा, ठीक है। अगर एंडोर्समेंट बैक पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सेंस रिकोर्स मतलब होता है विदाउट लाइबिलिटी, ठीक है। इसके बाद है ब्लैंक एंडोर्समेंट मीन्स, ब्लैंक एंडोर्समेंट को जनरल एंडोर्समेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ब्लैंक को जनरल के नाम से जाना जाता है। और स्पेशल जो होता है उसको फुल एंडोर्समेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वेयर अमाउंट इज लेफ्ट ब्लैंक, वेयर डेट इज लेफ्ट ब्लैंक, वेयर द नेम ऑफ द एंडोर्सर इज लेफ्ट ब्लैंक और वेयर द नेम ऑफ द ट्रांसफरी इज लेफ्ट ब्लैंक। जहाँ पे एंडोर्सर का नाम नहीं लिखा जाता है वो होता है आपका जनरल एंडोर्समेंट या ब्लैंक एंडोर्समेंट, ठीक है। और जिसमें नाम लिख दिया जाता है एंडोर्सर नहीं, इसका आंसर जो है वो डी होगा, वेयर द नेम ऑफ द ट्रांसफरी इज लेफ्ट ब्लैंक। यहाँ इंडोर्सी समझ के हमने इसका आंसर बोल दिया था। ट्रांसफरी मतलब जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसका नाम नहीं लिखा जा रहा है, तो वो ब्लैंक एंडोर्समेंट हो जाएगा, यानी वो बियरर डॉक्यूमेंट बन जाएगा, बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जिसके पास होगा उसी को वो पे कर दिया जाएगा, उसका पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने ग्रुप में ऐप पे टेस्ट दिया है तो उसमें भी इस आंसर को सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी आवर्स शुड बी अलाउड टू अ ड्रॉई टू एक्सेप्ट अ बिल, ठीक है। 48 आवर्स अलाउड किए जाते हैं। 48 आवर्स से ज़्यादा अगर आप मतलब उसको पर टाइम दे देते हो उसको एक्सेप्ट करने को तो डिसऑनर का चांस हो जाता है, ठीक है, डिसऑनर का, उसको डिसऑनर मान लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 48 आवर्स जो है राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, डैश कैन नॉट बी अ बियरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें से क्या बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता, प्रोमिसरी नोट जो है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि प्रोमिसरी नोट तो खुद ही मेकर बनाता है। अब मेकर जिसको देगा तो अब किसी और के पास चला जाएगा तो उसको देना पड़ेगा पैसा, तो ये बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, चेक भी बियरर इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। पीछे अगर हम क्रॉसिंग कर देते हैं तो वो जिसको मिल जाएगा चेक फिर वो पे मतलब ले सकता है, पे ही वो बन जाएगा, ठीक है।
इसीलिए जो प्रोमिसरी नोट होता है उसमें पेई वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको बेयरर इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद है when the check is crossed with two parallel lines or with words and company etc, this crossing is known as, इसको ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, चेक को क्रॉस किया जा रहा है टू पैरेलल लाइन से ऐसे, और उसमें लिख दिया जा रहा है एंड कंपनी, ठीक है, उसको दिया जाए, तो इसको जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। जहाँ पे स्पेशल क्रॉसिंग तब होती है जब सिर्फ अकाउंट में पैसा मिलने वाला होता है और ऑन ऑर्डर ऐसे करके लिख दिया जाता है, तो उसे स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जनरल क्रॉसिंग। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन अ बैंक हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट द प्रेजेंटर इज़ डिफेक्टिव देन द चेक विल बी, ठीक है, मतलब जब बैंक के पास एक रीज़न होता है ये बिलीव करने का कि जो प्रेजेंटर है वो डिफेक्टिव है, तो चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है, उसको डिसऑनर कहते हैं। कभी भी कैंसल्ड, स्टॉल्ड या काउंटर मेंडेड नहीं कहा जाता, डिसऑनर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें या तो डेट नहीं पड़ी होगी या फिर साइन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसको डिसऑनर कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स विल गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अर्लियर डिफेक्ट ऑफ, ठीक है, एक होल्डर जो ड्यू कोर्स में होता है, मतलब जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ मिल जाता है, गलती से मिल जाता है, विल गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अर्लियर डिफेक्ट ऑफ, उसको प्रोटेक्शन मिलता है किससे, किसकी डिफेक्ट से, सबसे, ठीक है, मतलब कंसिडरेशन जो है, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी उसको पैसा दिया जाएगा, क्योंकि वो आपका इंस्ट्रूमेंट आपको देने गया है। कंडीशनल डिलीवरी का अनलॉफुल मीन्स, उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो तो गुड फेथ में गया है, ट्रस्ट के उस बेसिस पे गया है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वापस करने, तो उसको सारे डिफेक्ट से जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, डैश ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू पासेज एंड रिसीव्ड इन हिज नेम, यानी इंस्ट्रूमेंट का वो कौन पर्सन होगा जो लीगली एंटाइटल्ड होगा टू पास एंड रिसीव इन हिज नेम, होल्डर, ठीक है, मतलब होल्डर ही वो होगा जो पास भी कर सकता है या रिसीव कर सकता है अपने नाम से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ अ पर्सन हु होल्ड्स द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, होल्डर एक किसको कहेंगे, हु होल्ड द इंस्ट्रूमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिफोर मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरिटी, ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। तो बिफोर मैच्योरिटी जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा वो ही क्या होगा, होल्डर होगा। आफ्टर मैच्योरिटी के बाद को हम होल्डर नहीं कहेंगे, उसको तो पैसा मिल जाएगा, ठीक है, फिर वो इंस्ट्रूमेंट ही क्या हो जाएगा, डिसऑन हो जाएगा। तो मैच्योरिटी के पहले जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट है उसे हम होल्डर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स ऑन, ठीक है, तो देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को जाना जाता है 1881 के नाम से, लेकिन ये फोर्स में कब आया था, 1 मार्च 1882 को, यानी ये एग्जिस्टेंस में 1882 को आया था, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मार्च 1882। तो इनैक्टेड जब भी पूछा जाए इनैक्टेड कब हुआ था या कब फोर्स में आया था, तो वो 1882 ही आप लगाओगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कराए थे उसमें ध्यान से हमने खुद क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, इसलिए उसका आंसर वहाँ 1881 मैंने बता दिया था, 1882 नहीं लगाया था, लेकिन वहाँ 1882 ही होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर यहाँ डैश लिखा होता तो आप 1881 लगाते, ठीक है, लेकिन यहाँ डेट लिखी है, तो जब इनैक्ट हुआ था यानी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हुआ था, जम्मू कश्मीर छोड़ के। अभी तो जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो 2019 में आया था उसके बाद से। तो जब भी इनैक्टेड का बोला जाएगा, केम इनटू फोर्स बोला जाएगा, तो वो 1882 है, ठीक है। बिल आया था 1881 में, लेकिन इनैक्ट हुआ था 1 मार्च 1882 से, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक।
तो तीनों ही आता है, यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट ईजिली ट्रांसफरेबल होते हैं उन्हें हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, लेकिन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है वो सिर्फ इन तीनों को कवर करता है, इसलिए यहाँ पे यही बोला जाएगा, ठीक है। और तीनों का ही ऑप्शन दिया गया तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर बोला गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड अंडर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया। तो ये थोड़े थोड़े सेक्शंस आपको बोलोगे मैम सेक्शन याद करेंगे क्या, हम एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, बेसिक सेक्शंस हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद चलते हैं प्रोमिसरी नोट। देखिए सेक्शन 13 आप याद रखिए, फिर उसके बाद प्रोमिसरी नोट पे चलिए। प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 में है, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे दिया गया सेक्शन 5 में है, और चेक जो है जैसे जिस उसमें दिया हुआ है ये आपके एक्ट में, उसी तरह पी बी सी, पी जो है वो 4 में है, देखिए उल्टा पी बना दीजिए 4 हो गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 में है, ठीक है। लाइन देखिए 1 2 3 नहीं बन रहा है, ठीक है। और सी जो है सी 6 में है, तो इसको ऐसे कर दीजिए, सी बन गया, ठीक है। तो इस तरह याद कर सकते हो, या सीरियल वाइज प्रोमिसरी नोट देन बिल ऑफ एक्सचेंज देन चेक, तो 4 5 6 चेक जो है वो सेक्शन 6 में है। तो 30 तक हमारे क्वेश्चंस कवर हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंडोर्सर डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 किस सेक्शन में, सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें से क्या क्या एसेंशियल है, राइटिंग में होना चाहिए, ऑर्डर टू पे होना चाहिए, मस्ट बी कंडीशनल होना चाहिए, तो अनकंडीशनल होना चाहिए, मस्ट बी यहाँ अनकंडीशनल होगा, ठीक है, ये गलत है, मस्ट बी अनकंडीशनल, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ पेबल मीन्स अ डैश, यहाँ पे खाली जगह है, पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, ऑल ऑफ द अबव। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो तीनों ही चीज़ होंगी जिसको या तो आप ऑर्डर पे या फिर बियरर को पे कर सकते हो। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल टू, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जाता जब J&K स्टेट पे नहीं लागू था, तो इसका आंसर ये हो जाता, लेकिन अभी क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2019 में एक बिल आया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ठीक है, जिसमें 370 को हटा दिया गया था, सेक्शन 370 जो है, ठीक है। उसके बाद से जो ये एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, और इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट इन वन वे और अदर इज कॉल्ड, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट जो कि इनकम्प्लीट है, ठीक है, उसे हम इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को ही क्या कहते हैं, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है, जिसमें या तो डेट नहीं लिखी होगी, स्टैम्प नहीं होगा, साइन नहीं होगा, अमाउंट डेफिनेट नहीं होगा, तो उसे हम इनकोएट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जबकि एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसमें कन्फ्यूज़न होता है, कुछ चीज़ डेफिनेट नहीं होती, उसे एम्बिगुअस कहते हैं। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट तो आपको पता है, इंडिया के अलावा अगर कहीं ड्रॉ किया गया है, किसी इंडियन पर्सन के अलावा किसी को पे करने को कहा गया है, यानी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की जो कंडीशन फुलफिल नहीं करता वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता है। डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट, जिसको डिसऑनर कर दिया जाता है वो डिसऑनर इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस के बारे में हमने डिस्कशन भी कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन एन, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, कंडीशनल अंडरटेकिंग होती है या अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जबकि प्रोमिसरी नोट अगर यहाँ पे लिखा होता, ठीक है, तो वो हो जाता अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, क्योंकि वो खुद से अंडरटेक करता है कि मैं इतना सम ऑफ मनी जो है वो इस डेट को इस पर्टिकुलर पर्सन को पे करूँगा या उसके ऑर्डर पे, ठीक है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में वो ड्रॉर जो होता है वो दूसरे से एक्सेप्ट कराता है, यानी उसको खुद पैसा मिलने वाला होता है या उसके ऑर्डर पे किसी और को मिलने होता है, तो ये ऑर्डर होता है, ठीक है, और ये अंडरटेकिंग होता है। तो अगर प्रोमिसरी नोट लिखा होता तो राइट आंसर ए हो जाता, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंडीशनल तो हो ही नहीं सकता, अनकंडीशनल जो है एसेंशियल ही है दोनों के।
नेक्स्ट चलते हैं, द ग्रेस पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर देन पेबल ऑन डिमांड इज। तो ये तो आपने 11th-12th में भी खूब पढ़ रखा होगा, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा चैप्टर जिसमें एंट्रीज पास करते थे। तो जब पेमेंट करने की मैच्योरिटी डेट आती थी तो हम पब्लिक हॉलीडे देखते थे या कोई ऐसा डे देखते थे, उसमें देखते ही थे ग्रेस पीरियड कितना दिया जाता है, 3 days। तो ये सबको पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्रोमिसरी नोट, bill of exchange or check drawn or made in India and made payable is drawn upon any person resident in India is treated as inland instrument। और अगर वो ड्रॉ या मेड नहीं किया गया होगा इंडिया में, पेबल नहीं होगा इंडिया में, या किसी ऐसे पर्सन पे ड्रॉ किया गया होगा जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, तो अगर तीनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के नाम से ही जानते हैं, लोकल और इंडिजिनस नहीं लेंगे इसको, ठीक है। इंडिया देख के पता चला इंडिजिनस लगा दिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग ऑफ अ पर्सन नेम ऑन द फेस और बैक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर अटैच टू इट इज़ नोन एज, इसको हम एंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी पर्सन का नेम आप या तो उसके फेस पे, जैसे ये चेक है, चेक के फेस पे लिख दो उसका नाम, तो या फिर उसके बैक पे लिख दो उसका नाम, या फिर एक स्लिप ऑफ पेपर अटैच करके नाम लिख दो, तो उसको हम एंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अ बियरर इंस्ट्रूमेंट इज़ नेगोशिएटेड बाई। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट को किस तरह नेगोशिएट किया जा सकता है, डिलीवरी ऑनली, यानी आप जिसको दे दोगे, जिसके पास उस समय वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसको ही पैसा मिल जाएगा। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट जो है वो सिर्फ डिलीवरी से ही नेगोशिएट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन अ चेक इज, और अगर यहाँ पे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता तो डिलीवरी और एंडोर्समेंट दोनों ज़रूरी होता है, यानी डिलीवरी पहले आप उसको एंडोर्स करोगे देन उसकी डिलीवरी करोगे तब होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन अ चेक इज पेबल अक्रॉस द काउंटर ऑफ अ बैंक इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। मतलब सिर्फ बैंक के काउंटर पे ही आपको पैसा मिल जाए तो उसे हम ओपन चेक कहते हैं। जबकि क्रॉस चेक क्या होता है, क्रॉस चेक में होता है कि आपके अकाउंट में पैसा वो भेज दिया जाएगा, जब आप चेक जमा करोगे जाके बैंक में तो उसका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिसका भी उस अकाउंट का नाम लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, वैलिडिटी पीरियड फॉर द प्रेजेंटमेंट ऑफ अ चेक इन बैंक इज, तो 3 month हो गया है, ठीक है। पहले 6 month था, अभी 3 months हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, इन केस ऑफ एन एक्सेप्टेड बिल द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर इज, ठीक है। अगर बिल एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, यानी ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, तो लाइबिलिटी ड्रॉअर की कैसी हो जाएगी, जब वो एक्सेप्ट कर चुका है तो ड्रॉअर की तो कोई लाइबिलिटी बची ही नहीं, ड्रॉई की हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेकेंडरी एंड कंडीशनल हो जाएगी, ठीक है, सेकेंडरी एंड कंडीशनल, क्योंकि पेई को अब ड्रॉअर जो है वो पूरी तरह प्राइमरली लाइबल नहीं है, ड्रॉई लाइबल है, क्योंकि ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया है बिल को। अगर नहीं एक्सेप्ट किया होता तो ड्रॉअर की लाइबिलिटी प्राइमरी हो जाती, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी एंड कंडीशनल। तो आपका राइट आंसर जो 43 का हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज पेबल टू ऑर्डर कैन बी ट्रांसफर्ड बाई। जैसे वहाँ पे हमने डिस्कस कर ही लिया था कि बियरर इंस्ट्रूमेंट जो है वो सिंपल डिलीवरी से ही नेगोशिएट हो जाता है, लेकिन जो ऑर्डर पे होगा, ठीक है, नेगोशिएबल दैट इज पेबल टू ऑर्डर कैन बी ट्रांसफर्ड बाई एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। पहले आपको एंडोर्समेंट करना होगा, पीछे नाम वाम लिखना होगा, जैसे पे टू वाई और ऑर्डर, ठीक है। तो ये अगर लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एंडोर्समेंट, और फिर उसके बाद उस वाई को उसकी डिलीवरी भी करनी होगी, तब जाके वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो पाएगा, ठीक है, उसका एंडोर्समेंट हो पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अनटिल द बिल इज एक्सेप्टेड द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई इज। जब तक ड्रॉई जो है बिल को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, ठीक है, तब तक उसकी लाइबिलिटी बनती ही नहीं है। प्राइमरी कंडीशनल कोई लाइबिलिटी, जब उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया है तो यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी होगी ही नहीं, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे, ऑफेंसेस कमिटेड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कैन बी, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो ऑफेंसेस कमिटेड किए जाते हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं, ठीक है। कंपाउंडेबल मतलब क्या होता है कि जितने भी अमाउंट का आपने
फ्रॉड किया होगा या ऑफेंसेस किया होगा उसी हिसाब से आपके ऊपर फाइन लगेगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी बाई, तो कैंसिलेशन से भी पार्टीज डिस्चार्ज हो सकती हैं। आपने डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज देखा होगा, पढ़ा होगा, तो कैंसिलेशन से भी होता है, पेमेंट से भी होता है, रिलीज से भी होता है। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शैल बी पेबल टू डैश इज़ एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसी को पेबल हो उससे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो अ पर्टिकुलर पर्सन और हिज ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ऑल ऑफ दिस। तो पर्टिकुलर पर्सन या फिर उसके ऑर्डर पे किसी को जो पेबल होता है वो होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, P obtains a check drawn by M by way of gift. Here P is a, ठीक है। P को एक चेक मिला है, ठीक है, उसको M ने ड्रॉ किया है और उसको गिफ्ट के रूप में दिया है। तो P क्या है यहाँ पे? होल्डर है, ठीक है। यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है क्योंकि M ने उसको खुद से ड्रॉ करके दिया है तो उसको होल्डर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। हमने देखिए 50 मार लिया, 50 पूरी कर ली। अब जो क्रिकेटर्स होते हैं वो 50 पूरी करते हैं तो बैट ऐसे ऊपर उठाते हैं, तो हम पेन ऊपर उठाते हैं। द ड्रॉई ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट इट बाय साइनिंग ऑन, ठीक है। जो ड्रॉई है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर सकता है, साइन किस पे करके? फेस ऑफ द बिल, फेस और बैक ऑफ द बिल, अ स्लिप ऑफ पेपर अनेक्स टू द बिल, एनी ऑफ दिस। तो वो कहीं पे भी साइन कर देगा, बिल को एक्सेप्टेड माना जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फर्स्ट एंडोर्समेंट कैन ओनली बी मेड बाई, ठीक है। पहला जो एंडोर्समेंट है वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ मेकर कर सकता है जिसने उसको ड्रॉ किया है, ठीक है। उससे पहले कोई एंडोर्समेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। सॉरी, मेकर तो प्रॉमिसरी नोट के केस में हो जाता है, ठीक है ना। तो द फर्स्ट एंडोर्समेंट कैन, फिफ्टी वन है, द फर्स्ट एंडोर्समेंट कैन ओनली बी मेड बाय। पहला एंडोर्समेंट कौन करेगा? तो देखिए मेकर जो होगा वो तो खुद ही उसमें लिख ही देगा, ठीक है। होल्डर तो सब बिफोर मैच्योरिटी जिसके पास होता है उसके पास होता है। तो पहला एंडोर्समेंट जो करेगा वो पे ही करेगा। जैसे बिल में किसी का नाम लिखा है कि पे टू मिस्टर वाई, तो यही पहला एंडोर्समेंट कर सकता है। अपने नाम की जगह किसी और को बोल सकता है या उसके ऑर्डर पे लिख सकता है। तो पहला एंडोर्समेंट हमेशा पे ही करता है, उसी के द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 52 पे, व्हेन द एंडोर्सर मेयरली साइंस ऑन द इंस्ट्रूमेंट विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द पर्सन इज नोन एज, ठीक है। जहाँ पे एंडोर्सर जो है वो सिर्फ साइन कर देता है, उसका किसको उसको करना है उस पर किसी का नाम नहीं लिखता, तो उसे हम ब्लैंक एंडोर्समेंट कहते हैं। जबकि अगर नाम लिख देता तो उसे फुल एंडोर्समेंट कहते हैं। अगर उसके साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देता तो रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कहते हैं। पार्शियल एंडोर्समेंट इनवैलिड एंडोर्समेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं 53 पे, वेयर द कंडीशंस आर इम्पोज्ड इन द एंडोर्समेंट इट इज़ नोन एज। जहाँ पे कंडीशन इम्पोज कर दी जाती उस एंडोर्समेंट को हम क्या कहते हैं? क्वालिफाइड एंडोर्समेंट या कंडीशनल एंडोर्समेंट। यहाँ कंडीशन लिख दिया गया है इसलिए इसका नाम चेंज करके क्वालिफाइड लिख दिया गया। अगर यहाँ कंडीशनल लिखा होता तो कंडीशनल भी आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव नहीं होगा, यहाँ रेस्ट्रिक्शन जब लगाई जाएगी तब रेस्ट्रिक्टिव होगा। कंडीशन इम्पोज की जाएगी तो वो क्वालिफाइड या कंडीशनल एंडोर्समेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सेप्टेंस सिंपली मीन्स गिविंग द कंसेंट टू द कंटेंट ऑफ द बिल, राइटिंग बिल, मेकिंग बिल, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी सिर्फ अपनी कंसेंट दे देना बिल के कंटेंट पे कि ठीक है इतना अमाउंट इतने डेट पे हम दे देंगे, उसे ही एक्सेप्टेंस कहते हैं। एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड किस किस केस में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है? फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉर ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें ओनली सर्टेन टाइप तो वो हो ही जाता है, मतलब आ ही जाता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिसऑनर्ड ड्यू टू,
ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस किस वजह से डिसऑनर हो सकता है? नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन पेमेंट, एनी ऑफ ए और बी, नन ऑफ दीज। तो नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट दोनों की वजह से ही डिसऑनर हो सकता है। अ चेक एंड अ प्रोमिसरी नोट कैन बी डिसऑनर्ड बाय, तो जो चेक है या प्रोमिसरी नोट है वो किस तरह डिसऑनर हो सकता है? चेक के केस में एक्सेप्टेंस नहीं होती, ना प्रोमिसरी नोट के केस में एक्सेप्टेंस होती है, तो वो सिर्फ नॉन पेमेंट से ही डिसऑनर होगा। तो ये याद रखना है, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही जो है वो दोनों वजह से हो सकता है। इसलिए यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो तीनों आ जाएंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी, प्रोमिसरी नोट भी और चेक भी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दोनों लिया गया है। लेकिन जहाँ पे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ चेक और प्रोमिसरी नोट की बात की जा रही, यहाँ एक्सेप्टेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। प्रोमिसरी नोट खुद ही पे करने वाला ड्रॉ करता है, चेक के केस में भी एक्सेप्टेंस नहीं होती क्योंकि वो बैंकर पे ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे नॉन पेमेंट की वजह से ही सिर्फ डिसऑनर होगा। तो दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, कन्फ्यूजिंग भी हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। द नोटिस ऑफ डिसऑनर में बी, ठीक है, डिसऑनर का नोटिस ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, पार्शली मतलब पार्टली ओरल, पार्टली रिटन, ऑल ऑफ दीज। तो मेरे हिसाब से तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ और पता है तो ज़रूर बताइएगा हमको। मेरे हिसाब से ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, पार्टली ओरल पार्टली रिटन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 59 पे। डैश मीन्स समथिंग लीगली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर अ कंसिडरेशन। तो किस चीज़ को हम ये कहेंगे कि जो कि लीगली ट्रांसफरेबल होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को किसी कंसिडरेशन के चलते, तो इसे हम कहते हैं नेगोशिएबल। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो इसको हम नेगोशिएबल कहेंगे। इसके बाद चलते हैं, अगर रिटन डॉक्यूमेंट लिखा होता तो हम उसको इंस्ट्रूमेंट का भी नाम दे देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा है समथिंग लीगली ट्रांसफरेबल, तो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको नेगोशिएबल कहेंगे। फिर है डैश मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच सम लीगल राइट्स आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन, तो उसको हम क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट बोला गया जिसके थ्रू लीगल राइट्स क्रिएटेड होते हैं सम पर्सन, यहाँ ट्रांसफरेबल नहीं लिखा गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसे भी नहीं कहेंगे। जब दोनों डेफिनेशंस को मर्ज कर दिया जाएगा तब जाके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निकल के आएगा, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू आइदर टू बियरर और ऑर्डर, ठीक है। हो गया, राइट आंसर सी है, आपको पता चल ही गया, चाहे वो बियरर को हो सकता है या ऑर्डर पे भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं 62 पे। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी इफ इट इज़ एन, अगर जो मतलब ए और एन जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर यहाँ पे सिर्फ ए लिख देता तो आप बोलते कि बियरर हो जाएगा, क्योंकि एन ऑर्डर के साथ लगता है, इसीलिए यहाँ पे स्लैश करके दोनों लिख दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है सिर्फ डिलीवरी से, उसे हम बियरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। और अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट इफ इट इज़ अ, तो अगर एंडोर्समेंट से हो, ठीक है, एंडोर्समेंट और डिलीवरी, तो यहाँ पे वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। द ट्रांसफरी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द वन। ट्रांसफरी कौन होगा? जिसके नाम पे ट्रांसफर किया जाएगा। हु ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट ऑन हुज नेम इट इज ट्रांसफर्ड, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी, ए एंड बी दोनों हो नहीं सकता, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी अलग अलग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। द ट्रांसफरर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द वन, ठीक है। ट्रांसफरर कौन होगा? हु ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट, तो यही होगा। ऑन हुज नेम इट इज ट्रांसफर्ड, तो वो ट्रांसफर ही हो जाएगा, ठीक है। जहाँ डबल ई हो, समझिए उसके नाम पे किया जा रहा है, पेई, ड्रॉई, ठीक है, और ई आर लग जाए तो वही कर रहा है, ठीक है। ट्रांसफरर, ड्रॉअर, पेयर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी टेकन इन गुड फेथ एंड विद अ कंसिडरेशन, ठीक है। गुड फेथ में होना चाहिए और कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, तभी हम उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं किसी भी तरीके का, ठीक है। कंसिडरेशन का होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कैन नॉट बी अ बियरर इंस्ट्रूमेंट, डैश कैन नॉट बी अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। क्या बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता? वो है प्रोमिसरी नोट, ठीक है। प्रोमिसरी नोट कभी भी बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस इज डैश इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंपलसरी होता है, ऑप्शनल होता है, नॉट कंपलसरी होता है, एडिक्वेट। तो देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी वो वैलिड नहीं माना जाएगा, इसलिए इसको कंपलसरी होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टेंस इज डैश इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट तो खुद से प्रॉमिस किया गया होता है, इसमें एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नॉट नेसेसरी। ऑप्शनल नॉट कंपलसरी ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शनल तो है ही नहीं, मतलब एक्सेप्टेंस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती। नॉट कंपलसरी ये भी क्या हो जाएगा कि किया जा सकता है, नॉट नेसेसरी, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, ड्रॉअर इज बोथ डेटर टू वन एंड क्रेडिटर टू अनदर इन केस ऑफ, ठीक है। जो ड्रॉअर है वो एक लोग का डेटर है, दूसरे का क्रेडिटर है। जैसे ड्रॉअर ने किया कि पे रुपीज़, ठीक है, 1000 टू वाई, ठीक है। तो अब जिसको लिख रहा है बिल, ठीक है, जिसके लिए लिख रहा है वो बिल, उसके लिए तो वो क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है, लेकिन जिसका नाम उसमें लिख रहा है वो उसके लिए डेटर है। तो ये किस केस में होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर इज द, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉअर क्या होता है, मेकर होता है, एक्सेप्टर होता है, पेई होता है, होल्डर होता है। मेकर होता है, जो बना रहा है बिल वही मेकर जो है वही उसका ड्रॉअर होता है, ठीक है। जबकि एक्सेप्टर क्या होता है, ड्रॉई होता है, ठीक है। हु आर द पार्टीज टू अ चेक, तो ड्रॉअर भी उसकी पार्टी होती है, पेई भी होती है, होल्डर भी होता है। ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इसमें से क्या नहीं आएगा, चेक तो आता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी आता है, प्रॉमिसरी नोट भी आता है, म्यूचुअल फंड नहीं आता, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट्स हैव द चेक फैसिलिटीज़, ठीक है। इसमें से किस अकाउंट में चेक फैसिलिटीज़ होती है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, बोथ एंड भी, दोनों में ही आपकी जो है वो चेक फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील्स विद द प्रॉमिसरी नोट। तो अभी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सेक्शन 4 जो है वो प्रॉमिसरी नोट से डील करता है। 4 ऐसे बनाओगे, पी ऐसे बनाओगे, इससे आप याद रख सकते हो। 4 के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 में आता है और चेक जो है वो 6 में आता है। 6 ऐसे बनता है, चेक का सी ऐसे होता है, तो ये भी याद रख सकते हो। और 4 और 6 के बीच में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, वो 5 से याद रख लोगे। हम आइडिया दे रहे हैं, हो सकता है किसी को ऐसे ही याद हो, इतने बड़े हो गए तो ऐसे भी याद कर सकते हो, हम सिर्फ याद करने का तरीका बता रहे हैं। सेक्शन 6 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो किसे डिफाइन करता है, चेक को डिफाइन करता है। इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो नोटिंग और प्रोटेस्टिंग दोनों ही ज़रूरी होती है। अगर वो फॉरेन बिल है, इनलैंड बिल है, तो नोटिंग प्रोटेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, इसलिए बोथ नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 78 पे, डैश इज़ एन ऑर्डर टू पे द थर्ड पार्टी, ठीक है। तो चेक होता है, ठीक है, चेक हमेशा थर्ड पार्टी को ही पे करने का। बिल ऑफ एक्सचेंज में आप खुद के लिए भी लिख सकते हो, लेकिन चेक हमेशा थर्ड पार्टी को होता है, क्योंकि बैंकर को हमेशा उसमें सजेस्ट या ऑर्डर किया जाता है कि जो चेक लेके जा रहा है उसको पे करो, ठीक है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड बाय द स्टेट, ठीक है। जो बिल पास किया गया है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसमें कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर होता है। तो इसमें अगर चौथा कुछ और ऑप्शन होता तो आप देख सकते थे, लेकिन यहाँ ऑल ऑफ द अबव आपका ऑप्शन होगा, तीनों ही कवर किए गए। शेयर वारंट, शेयर सर्टिफिकेट, इसकी बात जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं की गई है, बशर्ते वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उस एक्ट में कवर्ड नहीं है, इसलिए जब भी पूछा जाए तो उनको आपको टिक कर देना है, ठीक है। 80 है, इफ़ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन 15 अगस्त 2014 फ्राइडे, देन इन सच अ केस द ड्यू डेट विल बी। तो आपको पता है 15 अगस्त जो है वो इंडिपेंडेंस डे होता है, यानी ये पब्लिक हॉलीडे है, और जब भी जो ड्यू डेट है वो पब्लिक हॉलीडे होती है तो प्रीसीडिंग जो डेट होती है उसको हम ड्यू डेट मान लेते हैं, यानी 14 अगस्त 2014 जो है वो आपका क्या हो जाएगा,
ड्यू डेट हो जाएगी। और अगर ये पब्लिक हॉलीडे ना होके, जैसे संडे या 15 अगस्त या 2 अक्टूबर ना होके ये हो जाता कोई इमरजेंसी हॉलीडे, जैसे उस दिन छुट्टी कर दी गई किसी और रीज़न से, तो वो सक्सीडिंग डेट हो जाएगी, जैसे 16 अगस्त हो जाती है। लेकिन इस केस में ये पब्लिक हॉलीडे पहले से पता है तो ड्यू डेट आपकी 14 अगस्त हो जाएगी, एक दिन पहले, द डे प्रिसीडिंग द ड्यू डेट। ठीक है, तो ये थे 80 MCQ जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप श्योर हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, एकदम श्योर होके कॉन्फिडेंटली, और इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, इन सब की प्रैक्टिस करने वाले हैं MCQs की, और आई होप कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस ही हम प्रैक्टिस करें। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, कीप लर्निंग। थैंक यू।